हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का सोचा है या वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। राइट, आपको पता होगा 12th क्लास के रीवैल्यूएशन के फॉर्म निकल चुके हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जैसा कि आपको समझाया था कि फोटोकॉपी जो आपको रिसीव हुई है उसके बाद आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो नाउ अब जब टाइम आ गया है रीवैल्यूएशन का, तो अब आप रीवैल्यूएशन जब अप्लाई करने का सोच रहे होंगे तो स्टूडेंट्स कुछ आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम जो दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, पहला टॉपिक है आपके जो मार्कशीट और आपकी जो आंसर शीट है इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस होंगे या राइट। आपके बीच में सपोज आप देखेंगे आपकी मार्कशीट में आपके ज्यादा नंबर हैं और आंसर शीट में नंबर कम है, तो क्या आपको अब री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए? क्या आपके नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे या आपके नंबर बढ़ने के कितने चांसेस हैं? तो ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट इस वीडियो का जो हमारा होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें रीवैल्यूएशन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है और क्या आखिर रीवैल्यूएशन का प्रोसेस रहने वाला है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं, तो ये वीडियो पहले पूरा देख लेना। मेरा इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही है क्योंकि लास्ट वीडियो पे नियर बाय आपके बच्चे 150 कमेंट्स ऐसे थे जिसमें ये जो डाउट है आपका कि हमारे मार्क्स कहीं कम तो नहीं हो जाएंगे, तो उस पूरी प्रोसेस को मैंने बच्चे बहुत अच्छे से आपको इसमें वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स, कुछ केसेस के थ्रू आपको मैं आपके सारे के सारे डाउट जो हैं वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं अभी आपके मार्क्स कहीं कम तो नहीं हो जाएंगे और आपके मार्क्स इंक्रीज होने के कितने चांसेस हैं। केस नंबर 1 देखो, मैं आपके सामने बच्चे टोटल 5 केसेस बताने वाला हूं। 5 में आप लोगों के सामने सिचुएशंस बताने वाला हूं जिसके अंदर आप देखेंगे जो पहली 2 सिचुएशन है वो प्रॉपरली कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए है और बाकी की जो 3 सिचुएशन है स्टूडेंट्स वो इन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने कंपार्टमेंट तो नहीं आई है जिनके, लेकिन फिर भी वो री इवैल्यूएशन अपने मार्क्स को इंक्रीज कराने के लिए सीबीएसई को चैलेंज करना चाहते हैं। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने केस नंबर 1 शो हो रहा होगा स्टूडेंट्स। अगर सपोज आपके मार्कशीट में, ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यदि आप कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं, आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है और आप उसी सब्जेक्ट में रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आपके मार्क्स हैं डियर स्टूडेंट्स 23 किसके अंदर, मार्कशीट के अंदर, और जब आपने आंसर शीट अपनी मंगवाई तो आपने देखा उसमें आपके नंबर कम थे, दैट इज सपोज 19 मार्क्स हैं। तो आपने देखा कि जो 4 नंबर हैं 4 मार्क्स का आपको बच्चे मॉडिफिकेशन का, मॉडरेशन का बेनिफिट मिला है, आपके 4 नंबर सीबीएसई ने इंक्रीज करके आपको दिए हैं। नाउ यहां पे सवाल उठता है कि क्या मेरे को कंपार्टमेंट एग्जाम का जो मेरा रीवैल्यूएशन का फॉर्म है वो अभी फिल करना चाहिए? सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स, जो स्पेशली कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके 2, 3, 4 या 5 नंबर कम पड़ रहे हैं, उनको तो स्टूडेंट्स कंफर्म श्योरिटी के साथ अप्लाई करना ही चाहिए रीवैल्यूएशन में। बिकॉज बच्चे सपोज आपने कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने अप्लाई किया और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके नंबर इंक्रीज हो गए तो आपका तो पूरा का पूरा रिजल्ट ही चेंज होने वाला है। आपका तो कंपार्टमेंट कैटेगरी कैंसिल होके ही क्या बन जाएगी, पासिंग कैटेगरी। तो आपको तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए चाहे आपके कितने भी नंबर हैं। राइट, तो आपके सपोज यहां पे आप देखेंगे कितने, अगर सपोज देखो आपके 5 नंबर भी बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट, सपोज आपके 5 नंबर बढ़ जाते हैं तो देखो आउट ऑफ 80 आपके पासिंग मार्क्स होते हैं 28, राइट, और आपके 23 तो पहले ही आपकी मार्कशीट के अंदर थे। तो अगर 5 मार्क्स का और आपको इंक्रीमेंट मिलता है तो आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम है वो क्लियर माना जाएगा, यानी कि आपका जो मेन एग्जाम है वो क्लियर माना जाएगा। आप कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी से किसमें आ जाएंगे, पासिंग कैटेगरी में आ जाएंगे। राइट, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। इसमें आप प्रॉपर्ली सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस को आप चैलेंज करेंगे। राइट, नेक्स्ट सेकंड वाला पॉइंट ध्यान से देखिए। सर कंपार्टमेंट, सपोज ये सेकंड स्टूडेंट जो हैं वो भी कंपार्टमेंट के ही हैं लेकिन उनके मार्क्स बहुत ही कम है। सपोज उनकी मार्कशीट के अंदर उनके मार्क्स शो हो रखे हैं 19 और आंसर शीट में उनके मार्क्स शो हो रखे हैं डियर स्टूडेंट सपोज 10, मतलब 9 मार्क्स का ऑलरेडी आपको मॉडरेशन का बेनिफिट दिया है सीबीएसई ने। नाउ क्या अब हमको अप्लाई करना चाहिए? अगेन अगर आप श्योर हैं, क्योंकि देखो आपका 19 से 28 मार्क्स बनने में अप्रॉक्स एडिशनल आपको 9 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है।
तो क्या आप ऐसे कोई सिलेक्टिव क्वेश्चंस को बच्चे चैलेंज कर पाएंगे जिसमें आपके टोटल 9 मार्क्स बढ़ जाए? तो ये प्लीज आप देख लेना, अगर आपको लग रहा है तो ही अप्लाई करना, अगर लगे कि आपने कुछ लिखा ही नहीं है, शीट पूरी ब्लैंक है, कहीं नंबर बढ़ ही नहीं सकते, तो प्लीज पैसा वेस्ट मत कीजिएगा रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में, राइट? तो ये मैंने आपको बता दिया केस नंबर 2। अब बात करते हैं हमारे बचे हुए 3 केसेस की। ये तीनों केसेस स्टूडेंट्स उन लोगों के लिए है जिनकी कंपार्टमेंट नहीं है और वो बच्चे है तो पास, लेकिन फिर भी वो कुछ अपने नंबर इंक्रीज करवाने चाहते हैं। केस नंबर 3 बहुत ध्यान से सुनना, बहुत स्पेशल सिचुएशन है। केस नंबर 3 में आप देखेंगे, सपोज आपके बच्चे मार्कशीट के अंदर सपोज जस्ट पासिंग नंबर है या जस्ट पासिंग नंबर से 2, 3 या 5 नंबर जस्ट ऊपर हैं। सपोज मैं अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 80 की, तो अगर आपके आउट ऑफ 80 अगर 28 मार्क्स हैं या 28 से ऊपर 5 नंबर तक, सपोज 32 तक आपके अगर मार्क्स हैं, तो आपको क्या करना है, और देखो आपके अगर आंसर शीट में मार्क्स कम है, मतलब कि 28 से कम मार्क्स है आंसर शीट में, डियर स्टूडेंट्स आपको तो रीवैल्यूएशन का सोचना भी नहीं है। आपने कॉपी मंगा ली, आपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी कॉपीज देख ली, बच्चे वो मोर देन इनफ है। आप किसी भी तरह का रिस्क ना लें, क्योंकि अगर आपका थोड़े भी अगर मार्क्स कम हो जाते हैं, सपोज आप 28 पे हैं और आपके आंसर शीट में नंबर कम थे, तो अपने अप्लाई करना ही क्यों, अपने रिस्क लेना ही क्यों, जब अपने को पता है कि अभी हम पास हैं और बाद में अगर क्या पता नंबर कम हो गए तो हमारा ये पासिंग रिजल्ट कन्वर्ट होकर या तो कंपार्टमेंट बन जाएगा या हम फेल वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आपको बहुत ही ज्यादा क्या रहना है, अवेयर रहना है। क्लियर? तो मैंने आपको ये थर्ड सिचुएशन बताई कि अगर आपके जस्ट पासिंग मार्क्स के आसपास हैं तो आपको बहुत सोच समझ के ध्यान से अप्लाई करना है, अगर करना है तो, और मेरा पर्सनल सजेशन है आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। क्लियर? नाउ अब देखो इसी के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। सपोज आपके 31 मार्क्स हैं आउट ऑफ 80 और आपकी आंसर शीट के अंदर है 27, मतलब 4 नंबर का आपको ऑलरेडी बेनिफिट दिया है किसने, सीबीएसई ने। नाउ अब आप अप्लाई कर रहे हो सपोज 2 या 3 नंबर के लिए, तो स्टूडेंट्स वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैं नहीं चाहता कि आपके वापस मार्क्स अगर 1-2 नंबर भी कम हो जाएंगे तो आप वापस अपनी जो पासिंग मार्क्स के करीब आ जाएंगे या फिर आप शायद फेल वाली कैटेगरी में आ जाएं। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अभी तक आपको जो मैंने 3 केसेस बताए स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने आपके जो नंबर इंक्रीज या डिक्रीज की मैंने बात करी है, वो मैंने आपकी मार्कशीट के नंबर को बेस मानते हुए उसमें मैंने बोला है चेंजेस हो सकते हैं। सर मतलब स्टूडेंट्स आपके जो भी नंबर में चेंजेस होने वाले हैं, आपका जो भी आप जितने नंबर आप चाह रहे हैं इंक्रीज होने का, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। पता चला आप अप्लाई करें और बाद में बोले सर आपने तो ऐसा बोला था और ऐसा हो गया। ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही ज्यादा एक आपको एक सेफ प्ले, बहुत ही एक सेफ वे बताऊंगा जिससे आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे और आपके बच्चे निल चांसेस हैं मार्क्स कम होने के, राइट? तो आपको इस ध्यान से देखना है। मैं अगले जो 2 केसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले 3 केसेस आपको आई होप अच्छे समझ में आ गए होंगे। पहले 2 केस कंपार्टमेंट वाले ले लिए जिसमें अप्लाई करना ही करना है, बिकॉज हमारे वहां पे पास होने के चांसेस ज्यादा हैं। और केस नंबर 3 में मैंने बताया आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है रीवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि वहां पे अगर कुछ भी नंबर कम होते हैं तो हमारा रिजल्ट बच्चे कंपार्टमेंट या फेल के अंदर चला जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, केस नंबर 4 ध्यान से देखना स्टूडेंट। सपोज आपकी मार्कशीट के अंदर मार्क्स है 45, यानी कि पासिंग से आप थोड़े से ऊपर हैं, 10-12 नंबर ऊपर, और आपके जो आंसर शीट के अंदर मार्क्स हैं दैट इज 39, यानी कि आपकी मार्कशीट में 45 हैं और आंसर शीट में 39 मार्क्स हैं। और यहां पे ध्यान से सुनिएगा, आपको जो बेसिकली बेनिफिट मिला है सीबीएसई, कितने नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 39 और 45 के बीच का गैप 6 मार्क्स आपको यहां पे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एक सिचुएशन आपको थोड़ा कैलकुलेटिव रह के अप्लाई करना पड़ेगा। मेरा आप लोगों से सवाल है, आप जितने नंबर के लिए चैलेंज करना चाहते हैं सीबीएसई को, सपोज आप ये डिमांड कर रहे हैं कि सर मैं श्योर हूं इस क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट के अंदर मेरे 10 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो देखो आपको डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले कंपेयर करना है आपके जो बेनिफिट मिला है सीबीएसई से उन मार्क्स को किसके साथ, जो आप एक्सपेक्टेड इंक्रीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको। सपोज सीबीएसई ने आपको ऑलरेडी पहले कितने नंबर एक्स्ट्रा दिए हैं, 6 नंबर। आप बोल रहे हैं आपके नंबर कितने होने चाहिए एक्स्ट्रा अभी यहां पे, अकॉर्डिंग टू योर आंसर शीट आप बोल रहे हैं, राइट? आप बोल रहे हैं 10 नंबर। अब देखो ध्यान से, सीबीएसई ने आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा दिए हैं, आप बोल रहे हो 10 नंबर इंक्रीज होने चाहिए। अगर मैं एक बार के लिए मानूं कि सीबीएसई आपके आंसर शीट के मार्क्स कवर करता है फॉर द रीइवैल्यूएशन, तो डियर स्टूडेंट्स आपके जो 10 नंबर हैं वो ऐड आपकी मार्कशीट में 45 में ऐड नहीं होंगे। अगर सीबीएसई आंसर शीट को बेस मानती है
तो आपकी आंसर शीट 39 प्लस 10 मार्क्स के लिए आप खेलेंगे तो आपका देखो नंबर इंक्रीज होके हो जाएगा 49, मतलब लॉस अभी भी आपको नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप अगर स्टूडेंट श्योर हैं कि जितने आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं वो सीबीएसई ने जो आपको बेनिफिट दिया है ड्यू टू द मॉडरेशन, अगर वो बेनिफिट से ज्यादा है तभी आप अप्लाई करें। बाकी मेरा पर्सनली मानना है स्टूडेंट्स, आप अगर 3, 4, 5 नंबर इंक्रीज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि आपको खुद को पता है, आपके हाथ में आपकी आंसर शीट है, आपने प्रॉपरली अपनी आंसर शीट जज कर ली होगी, आपको पता है आपको कितने नंबर मिले हैं और आप पास भी हैं। खुश ये बात है कि आप पास वाली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं और फिर भी अगर आप उम्मीद कर रहे हैं एक्स्ट्रा मार्क्स की तो उम्मीद करना अच्छी बात है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आप उस पॉइंट को नहीं भूल सकते कि सीबीएसई ने कुछ मार्क्स आपको ऑलरेडी दिए हैं। अब देखो मैं ऐसा यहां पे इसलिए बोल रहा हूं कि सीबीएसई की प्रॉपर गाइडलाइंस में आज तक कभी सीबीएसई ये मेंशन नहीं करता है और ना सीबीएसई इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि हम आपको आपकी आंसर शीट से ज्यादा नंबर देते हैं, वो कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो फॉर एग्जांपल आप जब अप्लाई करते हैं, आप इस चीज के लिए जब अप्लाई करते हैं, कल को अगर नंबर कम होते हैं तो आप वापस सीबीएसई को चैलेंज नहीं कर सकते कि मेरी मार्कशीट में इतने नंबर थे, मेरी मॉडरेशन वाला बेनिफिट आपने क्यों रिड्यूस कर दिया, राइट? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ज्यादा इंक्रीज होने वाले नंबर, वो आपको सीधा सीधा आपके मॉडरेशन बेनिफिट से क्या कर देना है, चेक कर लेना है। अब देखो कोई स्टूडेंट बोलेगा कि मेरे सर 4 नंबर बढ़ सकते हैं। अगर देखो ध्यान से स्टूडेंट, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके 4 नंबर बढ़ सकते हैं और आपके देखो सीबीएसई ने ऑलरेडी पहले कितने एक्स्ट्रा नंबर दिए, आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा दिए, तो ऑब्वियसली आपका जो सेटलमेंट था वो फुलफिल हो चुका है। आप 4 उम्मीद एक्स्ट्रा कर रहे हैं मिलने की और सीबीएसई ने आपकी आंसर शीट के कंपैरिजन में आपको 6 नंबर ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो क्या जरूरत है अभी हमें यहां चैलेंज करने की। 4 नंबर से हमारे परसेंटेज में इतना कोई ज्यादा बच्चे डिफरेंस या वेरिएशन नहीं आ जाएगा, तो इस चीज का आपने को स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान से सुनना, ऐसा पास्ट रिकॉर्ड में देखा गया है कि जब भी कोई रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, तो जनरली होता क्या है, आपकी जो मार्कशीट के वाले जो नंबर हैं उसको बेस माना जाता है, उसी को बेस माना जाता है और नंबर उसमें ऐड होते हैं। मतलब सर आंसर शीट वाले नंबर कंसीडर नहीं करते हैं बच्चे, ज्यादातर केसेस में पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा देखा गया है, ठीक है। अब अगर सपोज ऐसा आपकी किस्मत खराब हो, आपकी किस्मत बुरी हो, आपके आंसर शीट के बेस पे नंबर चेंज कर दिए उन्होंने, तो बच्चे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अपने को ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, राइट। तो केस नंबर 4 आपको समझ में आ गया। मैंने जस्ट एक मिडिल क्लास के जो लोग हैं बेसिकली, जो ना टॉपर में है ना लोअर में है, बीच में कहीं पर है, तो उनके हिसाब से मैंने आपको ये केस बता दिया था, केस नंबर 4। अब ध्यान से देखना केस नंबर 5, ऐसा मैंने इसलिए बोला कि आपके मार्कशीट वाले जो नंबर है उनको कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाता है, क्योंकि देखो अब एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं। सपोज एक स्टूडेंट है, मेरे को कमेंट्स में ऐसे काफी स्टूडेंट्स थे जिनके नंबर 85 और 90 अबो थे और वो अप्लाई करना चाह रहे हैं रीवैल्यूएशन के लिए। बच्चे मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है और मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्लाई ना करें। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सपोज आपके मार्कशीट के अंदर आपके नंबर आ रखे हैं 92, ध्यान से सुनिएगा, आपकी मार्कशीट में आपके कितने नंबर है, 92। आपको जो आंसर शीट आपको अलॉट की है सीबीएसई ने, वो आपको उन्होंने आंसर शीट दे दी, सपोज उसमें आपके आंसर शीट में मार्क्स हैं 84। ध्यान से देखना, 92 तो थे मार्कशीट में, 84 है आपकी आंसर शीट में। तो बच्चे आपको बेनिफिट कितने नंबर का मिला है मॉडरेशन, आपको बेनिफिट मिला है टोटल 8 मार्क्स का, राइट। अब अगर आपको 8 मार्क्स का बेनिफिट मिला है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे कम से कम जो नंबर हैं वो इंक्रीज होने चाहिए 6 मार्क्स, मतलब मेरी आंसर शीट के अंदर जो मेरे को नंबर जगह जगह पे जो नंबर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं पे 2 नंबर दिए हैं, कहीं पे 4 नंबर दिए हैं, तो वहां पे मेरे क्या पता 2-2, 3-3 नंबर ऐड करके आपने टोटल किया कि मेरे यहां पे 6 नंबर और बढ़ सकते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं मार्कशीट के जो मार्क्स हैं 92, उसके अंदर मैं 6 मार्क्स स्टूडेंट ऐड कर देता हूं तो इट विल बिकम ऑलमोस्ट 98 मार्क्स, राइट। तो 98 मार्क्स। अब ध्यान से देखना, इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, सीबीएसई कभी भी रीइवैल्यूएशन के लिए कॉपीज जब मंगवाती है, वापस चैलेंज किया जाता है सीबीएसई को, तो आज तक का बच्चे पास रिकॉर्ड देखा गया है, रीइवैल्यूएशन में मैक्सिमम मार्क्स जो स्टूडेंट्स को मिले हैं वो 95 मिले। मतलब कि एक वहां पे सीलिंग लिमिट सेट कर रखी है कि आपके नंबर चाहे कितने भी इंक्रीज हो रहे होंगे, लेकिन सीबीएसई आपको इंक्रीज करके देगा मैक्सिमम 95
5 मार्क्स। लेकिन देखो पर्सनली वापस मैं यहां पे सजेस्ट कर रहा हूं, जब आपको पता है कि आंसर शीट के कंपैरिजन में सीबीएसई ने आपको 8 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो स्टूडेंट्स क्या जरूरत है और एडिशनल 6 मार्क्स के लिए अप्लाई करने का, क्योंकि होगा ये, नो डाउट आप कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आपकी कॉपी आपकी लाइफ है। लेकिन देखो अगर आप अप्लाई करते हो और कल को अगर मार्क्स कम हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो 92 मार्क्स थे मे भी क्या पता 3 नंबर कम हो गए। क्यों 3 नंबर कम हो गए? आपने उम्मीद की थी इंक्रीज होने की, सपोज आपने कहा था 10 नंबर बढ़ने चाहिए, सपोज आपने कहा था सॉरी 6 नंबर बढ़ने चाहिए, बड़े 6 नंबर नहीं, नंबर बढ़ गए सपोज 3, तो 3 नंबर जो इंक्रीज हुए हैं वो सीबीएसई कंपेयर करेगा 84 के हिसाब से। अगर ऐसा हो गया तो 84 प्लस 3 आपके तो 92 के 87 हो गया ना, राइट। अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ ही रहे हैं, लेकिन बच्चे यहां पर प्रॉब्लम यह है कि वो मार्कशीट से ज्यादा बढ़ पाते हैं या नहीं, राइट। तो मार्कशीट में जो ऑलरेडी मार्क्स हैं वो आपको बच्चे प्रॉपरली सेटल्ड करके ही दिए हैं। जो रीवैल्यूएशन वाली प्रोसेस है वो जनरली सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। ध्यान से देखना, अगर कोई स्टूडेंट है उसके 60 मार्क्स हैं और उसकी आंसर शीट में 60 है और मार्कशीट के अंदर सपोज उसके 61 या 62 है, मतलब 1-2 नंबर का फर्क है, तो वो स्टूडेंट चाहे तो वो 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर कितने नंबर के लिए भी अपना बच्चे रीवैल्यूएशन का फॉर्म आगे क्या कर सकता है, आगे फॉर्म फिल कर सकता है। उसके पास रिस्क नहीं है लेने को। क्यों? अगर उसके नंबर इंक्रीज होने होंगे, चाहे वो 60 से बढ़े या 61 से बढ़े, एक नंबर हार्डली उसका मैटर करेगा, तो वहां पे उस स्टूडेंट का रिस्क नहीं है। और यहां पर एक और चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में मार्क्स कम होते हैं, ये सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया। और एक और चीज, आपको अभी पता है आपकी आंसर शीट में कितने मार्क्स हैं, आपको यह भी पता है आपकी मार्कशीट में कितने मार्क्स हैं, लेकिन कल को अगर सीबीएसई आपके नंबर कम कर देती है तो फिर भी आप सीबीएसई को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सीबीएसई के रूल्स में क्लियरली मेंशन किया है कि री-इवैल्यूएशन के मार्क्स को कभी भी किसी भी लॉ के तहत भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। तो आई होप आपके स्टूडेंट जो री-इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब प्लीज आप इसके रिगार्डिंग मेरे से और पर्टिकुलर क्वेश्चंस मत पूछना कि सर मेरे 72 हैं 75 हैं, अब मैं क्या करूं। मैंने जो आपको एग्जांपल दिए, आपको जो सूटेबल लगे आपके ऊपर एग्जांपल अपने आप पे अप्लाई करना और खुद से स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन निकालना कि मॉडरेशन का बेनिफिट मेरे को कितना मिला है और मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स और इंक्रीज कितने होने वाले हैं। अगर आपके मॉडरेशन के बेनिफिट से ज्यादा एक्सपेक्टेड मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं आपके, तब आपको खेलना चाहिए। देखो तब तो अगर मार्कशीट के ऊपर आपके नंबर इंक्रीज हो गए तब तो आपके बच्चे बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर आपकी आंसर शीट के ऊपर कंपैरिजन हुआ तो भी लॉस आपका नहीं होगा ना, बिकॉज आपने एक्सपेक्ट किया है कि मॉडरेशन से ज्यादा मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके यहां पे क्या कर दिए डियर स्टूडेंट्स, री-इवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए। ओके ये स्टूडेंट्स, ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है मेरे हिसाब से, तो इस पोर्शन के अंदर हम कवर नहीं करेंगे प्रोसेस ऑफ री-इवैल्यूएशन। इसी का जो पार्ट है वो मैं यहां से कट करके नेक्स्ट उसका एक और वीडियो है जो मैं आपको ऐड करके दे दूंगा स्टूडेंट्स मेरे चैनल के ऊपर। तो यही वीडियो है, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम समझने वाले हैं प्रोसेस ऑफ री-इवैल्यूएशन, राइट। क्योंकि इस वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो गई है, तो मैं नहीं चाहता कि आप एक ही वीडियो में इतनी ज्यादा बोर रहे, तो आराम से आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि आपको कितने मार्क्स हैं, आपके कौन सी आप कैटेगरी में है, तो आपको कहां पे री-इवैल्यूएशन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आनंद कॉमर्स एकेडमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करें।